नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और ऐसा कुछ हुआ डॉक्टर मोहन यादव के साथ। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे मोहन न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही अच्छे थे, बल्कि बचपन से ही उनका रुख राजनीति में भी रहा। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और फिर बीजेपी के नेता बने। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज मध्यप्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 1 साल के कार्यकाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखा दिया कि सुशासन के लिए वक्त के साथ कदम ताल करते कैसे निर्णय लिए जाते हैं। अगर उनकी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बड़े फैसलों की ही चर्चा की जाए तो तस्वीर एकदम साफ दिखाई देती है कि सरकार ने 1 साल में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। मोहन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा। 12 माह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के 12 बड़े फैसले। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर ध्वनि नियंत्रण का फैसला। सालों से राह देख रहे हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भुगतान का ऐतिहासिक निर्णय। सीएम के अमानक नर्सिंग कॉलेज बंद करने के आदेश में दिखी सख्ती की झलक। राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने राजस्व महाअभियान बना मददगार। लाडली बहना योजना जारी रखने का फैसला महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार। नदियों को जोड़ने का फैसला भी डॉक्टर मोहन यादव की दूरगामी सोच का नतीजा। सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर करने के निर्णय ने किसानों को दी राहत। सहकारिता के जरिए दूध क्रांति से संपन्न बनेंगे प्रदेश के किसान। राजस्व सीमाओं के विवाद को निपटाने परिसीमन आयोग के गठन का फैसला। रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा। एमपी में गौवंश पालकों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना। दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। एमपी में 5 साल में मिलेगी 5 लाख नौकरियां देने का वादा। स्कूलों और कॉलेजों में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाने का फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में निभाई बड़ी जिम्मेदारी। पीएम श्री वायु सेवा से बढ़ी एयर कनेक्टिविटी। एमपी में फ्री में एयर एम्बुलेंस देने का वादा। यूके जर्मनी दौरे से मध्य प्रदेश को 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की संभावना। 11 दिसंबर 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन पूरे देश की मीडिया की नजरें जो थी वो इस बात पे टिकी हुई थी कि आखिर मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। हर किसी की नजरें थी, हर किसी के रेस में नाम शामिल हो रहे थे। शिवराज सिंह चौहान इस रेस में वो खुद शामिल थे। प्रहलाद पटेल से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक इन सभी लोगों का इस रेस में नाम शामिल था। और एक नाम जो था वो शामिल नहीं था, वो था सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो अभी हालिया वर्तमान में मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव का नाम इस रेस में शामिल नहीं था, लेकिन एक ग्रुप फोटो वायरल हुई थी और उस ग्रुप फोटो में वो लाइन में 3रे नंबर पर नजर आ रहे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जैसे ही सीएम पद की उपाधि दी गई तो हर किसी की नजरें जो थी वो उन पर टिकी हुई थी और हर कोई उनके चेहरे को कंपेयर कर रहा था शिवराज सिंह मामा से कि क्या जो शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उपलब्धियां जो हासिल की है, तो क्या उनकी चीजों को वो आगे बढ़ा पाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव या नहीं बढ़ा पाएंगे। उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी प्रदेश को आगे ले जाना और
एज सीएम के पद पर कार्य कर बहुत आगे तक प्रदेश को आगे बढ़ाना, फिर वो चाहे विकास को लेकर हो, शहरी क्षेत्र को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो। हालांकि उन्होंने वो करके दिखाया। एक साल में आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो कार्य करके दिखाए वो वाकई सराहनीय है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। अब आने वाले 4 साल बचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए। अब उनके इस कार्यकाल में क्या होने वाला है, किन किन चीजों पे वो फोकस करेंगे, वो भी एक बड़ा विषय है। और हालांकि वो जैसे कार्य कर रहे हैं, जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, वो वाकई सराहनीय है। 11 दिसंबर 2023 पूरे देश का मीडिया मध्य प्रदेश बीजेपी के दफ्तर पर नजर गड़ाए बैठा था। मौका था मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री को चुनने का। दफ्तर के बाहर मीडिया का हुजूम था, अंदर नेताओं का। घड़ी की हर बढ़ती सुई के साथ नेताओं, उनके समर्थकों और फिर मीडिया की धुकधुकी बढ़ रही थी। संशय ये था कि पिटारे में से किसका नाम निकलेगा। दौड़ में जो नाम थे उनमें खुद शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार विजय पाई। सांसदीय और केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल कई सालों बाद चुनाव लड़े, कैलाश विजय पर किए। आखिर वो समय आया, पिटारे से नाम निकला और जो नाम निकला वो था डॉक्टर मोहन यादव का। डॉक्टर मोहन यादव उस दिन ग्रुप फोटो के लिए तीसरी लाइन में बैठे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका नाम भी रेस में है। उस दिन कई लोगों के चेहरे खिले और कईयों के मुरझाए। 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और फिर शुरू हुआ चुनौतियों का सिलसिला। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आज सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये वो कारवां है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए पहलू को, एक नए पन्नों को हमारे सामने लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में। तारीख आप सभी को याद होगी, 11 दिसंबर 2023। ये वो दिन है जब एक चिट्ठी, जब एक सूची, जब एक छोटा सा टुकड़ा कागज का हाथों में आता है और उसमें नाम लिखा होता है डॉक्टर मोहन यादव। शायद मोहन यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी प्रदेश की सत्ता संभाल सकते हैं, लेकिन इस सत्ता संभालने के पीछे सिर्फ किसी एक इंसान का योगदान नहीं है, प्रदेश के उन तमाम लोगों का योगदान है जिसने आज मोहन यादव को मध्य प्रदेश की सत्ता पर बिठाया है। बात करें मध्य प्रदेश की सरकार यानी मोहन सरकार की बात के बारे में, तो आज यानी कि 13 दिसंबर को 1 साल पूरे कर लिए हैं। 1 साल बेमिसाल तो जरूर रहा, लेकिन अब उम्मीदें हम क्या रखें। देखिए, अगर हम बात करें अभी तक की उपलब्धियों की, तो तमाम तरह की उपलब्धियां हमने देखी है। चाहे युवाओं की अगर हम बात कर ले, चाहे हम किसानों की अगर बात कर ले, या फिर अगर हम बात कर ले बेरोजगार की। जी हां, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर अगर हम देखें तो कई तरह के काम सरकार ने यहां पर किए हैं। 5 सालों में 5 लाख नौकरियां मध्य प्रदेश सरकार देगी। देखिए, युवाओं होने के नाते और युवाओं की समस्याओं को समझने के नाते एक ये बहुत ही अच्छा फैसला मोहन सरकार ने किया है। वहीं अगर आपको याद होगा, वो दिन शपथ ग्रहण के बाद जब पहली बार कैबिनेट बैठी थी विधानसभा में, यहीं पर जब कैबिनेट बैठी थी तो एक फैसला आया था कि मांस मदिरा की दुकानों को बंद करना है या पर्दा लगाना है। ये वो ऐतिहासिक फैसला था जिसके बाद हिंदू गर्व के साथ कह सकता था कि मैं हिंदू हूं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसे फैसले हैं जो मोहन सरकार ने लिए हैं या यूं कहे जिस पे अमल होना शुरू हो गया है। चाहे वो अधिकारी लेवल की बात हो, चाहे वो किसानों को लेकर बात हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर बात हो। क्योंकि आपको याद होगा, जब शिवराज सरकार सत्ता में थी तो मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे। जाहिर सी बात है, शिक्षा को लेकर भी पुरजोर तरीके से उन्होंने कोशिश की और कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जिसमें कोई कमी आए या प्रदेश की जनता परेशान हो। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से, जी हां, उज्जैन के विधायक हैं। बाबा महाकाल की नगरी को संवारने का काम भी मोहन यादव ने बखूबी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो भोपाल को भी
सजाने संवारने का काम मोहन सरकार कर रही है। वहीं अगर प्रभारी जिले की अगर हम बात कर ले इंदौर की, तो भला इंदौर वैसे ही स्वच्छता में हमने देखा है कि नंबर 1 है, लेकिन अब जब इंदौर की कमान मोहन यादव के पास आई है तो इंदौर भी जो है वो बहुत अच्छे से संवर रहा है, सज रहा है। चलिए, ये तो हमने बात की कि 1 साल बेमिसाल, यानी 1 साल में क्या कुछ उपलब्धियां मोहन सरकार की रही। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली तो उनके नेतृत्व पर सवाल उठे। पूरे प्रदेश में लोकप्रिय मामा से उनकी तुलना की जाने लगी। यादव ने शिवराज सिंह चौहान सरकार में 3 साल तक उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया था। चौहान के 16 साल से ज्यादा के शासन के मुकाबले ये अनुभव बहुत थोड़ा था। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री को उज्जैन दक्षिण से 3 बार के विधायक से बदल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला बड़ा और कड़ा फैसला धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नियंत्रण तथा मांस मछली की खुलेआम बिक्री पर रोक का था। सीएम बनते ही डॉक्टर यादव ने यह फैसला लिया था और उसके आदेश भी उसी समय जारी हो गए। मुख्यमंत्री ने दोनों फैसलों पर सख्ती से अमल का आदेश देकर जता दिया था कि उनकी कार्यशैली क्या होगी। आज भी इन फैसलों पर तमाम कसमकस हो रही है, लेकिन सीएम ने अपने फैसलों में कोई उलटफेर नहीं किया। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ अशांति के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ मान्य नहीं। यहाँ असंवेदनशीलता के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ कानून सबके लिए समान है। पिछले 9 माह में मध्य प्रदेश सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े प्रावधान किए हैं। AAA यानी अशांति, अपराध और असंवेदनशीलता पर मध्य प्रदेश सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। अब धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर जुर्माना देना होगा। खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई। आदतन अपराधी की जमानत निरस्त होगी। प्रदेश में कहीं भी बोरवेल खुले छोड़ने पर भूमि स्वामी एवं ड्रिलर पर होगी आपराधिक कार्यवाही। शिकायत पर असंवेदनशील अधिकारियों का होगा ऑन द स्पॉट निलंबन। प्रेम सौहार्द का प्रतीक, शांति का टापू है अपना मध्य प्रदेश। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश ने एक अच्छी तरीके से विकास की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। विशेष करके मैं उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कि उज्जैन के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने उद्योगों की क्रांति लाए हैं और विक्रम उद्योगपुरी के माध्यम से कई उद्योग धंधों को स्थापित किया है, जो हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं वो चालू हो चुके हैं। सबसे बड़ी विशेषता उज्जैन के लिए रही कि उज्जैन के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की दरकार रही है। विगत 40-50 वर्षों से मैं भी सुन रहा हूँ कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, मेडिसिटी बनेगी, जो उन्होंने बनाकर उज्जैन वालों को अविस्मरणीय सौगात दी है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हमारे शहर के अंदर चारों तरफ 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन रोडों का ऐसा विकास किया है, चारों तरफ से आवागमन के रास्ते खोलकर उज्जैन नगरी को एक नई दिशा दी है। बाबा महाकाल का लोक बनने से और उसका जो विस्तारीकरण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उज्जैन की साख बनी है और कई श्रद्धालु देश विदेश के यहाँ पर आते हैं, जिससे हमारे यहाँ के रोजगार और लोगों को नए नए सृजन के अवसर मिले हैं। तो 1 साल जो रहा हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का बिल्कुल बेमिसाल रहा है और भविष्य के अंदर भी उज्जैन में कई सौगातें मिलेगी और मध्य प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। मेरी ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।
भाई साहब, मुख्यमंत्री जी का 1 वर्ष पूरा होने वाला है, किस प्रकार की उपलब्धियां आपके नजर में आती है और किस प्रकार सौगातें मिली उज्जैन को? निश्चित ही बाबा महाकाल की नगरी से उज्जैन के बेटे डॉक्टर मोहन यादव जी जिन पर बाबा महाकाल की असीम कृपा हुई और वो यहाँ पर जन सेवा करते करते आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। 1 साल बेमिसाल इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि 1 साल बेमिसाल इसलिए बोल सकते हैं कि जब से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उज्जैन के साथ साथ प्रदेश में, अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें तो अलग अलग रीजनल इन्वेस्टर मीट करके आपने उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारी पारंपरिक जो हमारी धार्मिक आस्थाएं रही है, जितने हमारे पर्व रहे हैं, चाहे रक्षाबंधन का पर्व हो, दशहरा उत्सव का पर्व हो, शस्त्र पूजन का काम हो, गोवर्धन पूजा, सभी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने का भी काम किया। लाडली बहना के माध्यम से रक्षाबंधन के पर्व को भी सुदृढ़ करने का, एक भाई बहन के रिश्ते को भी आपने मजबूत करने का काम किया। उसके साथ शहर में अलग अलग क्षेत्र में आपने जिस प्रकार से उद्योग लाने का प्रयास किया। अभी पिछले दिनों आप जर्मनी के दौरे पर थे और वहाँ से 71,000 करोड़ का इन्वेस्ट जो मध्य प्रदेश के लिए आपने यहाँ पर लाया है, निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और जैसा कि उनकी कार्यशैली हम सभी यहाँ उज्जैन के कार्यकर्ता जानते हैं कि 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाले हमारे नेता हैं। उज्जैन के विकास की बात करें तो यहाँ पर चाहे हमारा IT पार्क हो, बाबा महाकाल लोक के बाद में उज्जैन के सभी रोड जो 4 लेन होने हैं, 4 लेन का हो, मेट्रो प्रोजेक्ट को उज्जैन तक लाने का काम हो या मेडिसिटी का काम हो, ऐसे कई काम तमाम। और आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि हमारी विक्रम उद्योगपुरी अभी छोटी लगने लग गई। लगभग 950 हेक्टेयर जमीन को और एक्वायर करने का काम भी उज्जैन में हो रहा है। तो निश्चित ही उज्जैन में एक औद्योगिक क्रांति आ रही है। उज्जैन में चारों तरफ से विकास ही विकास दिखता है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आपने पूरे प्रदेश में हमारे उद्योग और विकास को रफ्तार देने का काम किया है, प्रदेश में सभी स्थानों पर मेडिकल कॉलेज के खोलने का संकल्प लिया है, सभी जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, तो निश्चित ही सारे संकल्प पूरे होंगे। मैं बाबा महाकाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 1 साल बेमिसाल जिस प्रकार से आपने यहाँ पूरा कार्य किया है, आगे का कार्यकाल भी आपका यशस्वी हो, ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना है। मैं पुनः पूरे 1 वर्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री महाकाल। डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम पद संभालते ही मोहन सरकार के कार्यकाल के बड़े फैसलों में इंदौर की बंद पड़ी प्रसिद्ध हुकुमचंद मिल के मजदूरों के बकाया भुगतान का फैसला भी शामिल है। मजदूरों के बकाये के भुगतान के लिए सीएम ने शपथ लेने के करीब 1 सप्ताह बाद ही 450 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी थी। मिल के सैकड़ों मजदूरों का लाखों रुपए सालों से बकाया था। इसके लिए वो मिल प्रबंधन से लेकर कोर्ट तक में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। कोर्ट भी उनका भुगतान करने का निर्देश दे चुका था, लेकिन इसे अमली जामा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पहनाया। इसीलिए आज भी मिल कर्मचारियों के सैकड़ों परिवार मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअली गरिमामय उपस्थिति एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर में मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को मिलने वाली राशि की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्म जयंती तो है, लेकिन ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब, कुचले गए मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन किया तथा हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिलने वाली राशि का चेक श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों और लिक्विडेटर को सौंपा।
मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूं। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। मजदूरों के हित के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के बड़े फैसलों में प्रदेश में संचालित अमानक नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का फैसला भी शामिल है। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर जमकर बवाल मचा और कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए अमानक नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दे दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों की पूर्ति में अनफिट पाए गए कॉलेज पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रभावित न हो और परीक्षा दे सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। देखिए, मैं इस बात को जानता हूं कि काल के प्रवाह में क्या हुआ। मैं बीती ताई विचार दे आगे की सुध ले, अतीत की गलतियों से हम सबक लेकर के भविष्य अच्छा बनाएं, यही सुशासन की पहचान भी होगी। हमने ये देखा कि केवल एक विश्वविद्यालय के भरोसे अगर पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ये इतना लोड दे दिया कि स्वाभाविक रूप से उसकी बस की बात भी नहीं थी। और यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सभी कोर्स की पढ़ाई समान होना चाहिए, तो क्यों एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो ये जो हमारी गलतियां कभी कभी हो जाती है कि एक विश्वविद्यालय के भरोसे कर दिया और एक विभाग को एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत कठिन जाता है। हमने तुरंत इसमें हरकत लाते हुए, मैं चूंकि शिक्षा मंत्री था, मैंने कहा कि पैरामेडिकल नर्सिंग या हर संभाग के अंदर जो विश्वविद्यालय हमारे हैं वो जो 16 सरकारी विश्वविद्यालय वो इनकी परीक्षा करा सकते हैं। तुरंत हमने परीक्षा का प्रबंधन कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण था उनके निर्देश के अनुसार उन बच्चों को भी लाभ देने जा रहे हैं कि जो समय पर परीक्षा दे दे। जो समय खराब गया उसके लिए मैं बड़ा कष्ट के साथ बोलना पड़ूंगा कि जो व्यवस्था दोषी रही है हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, चूंकि अब कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का समाधान करने राजस्व महाअभियान शुरू किया गया। बहुत कम समय में ही 1.5 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण हो गया है। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज करने, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन, समग्र का आधार से eKYC और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग समेत आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं के निराकरण में 15 जनवरी 2024 से शुरू राजस्व महाअभियान की शुरुआत से ही अच्छे परिणाम आने लगे थे। राजस्व अभियान 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे गए। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए जिससे उनको लाभ मिले। ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े फैसलों में लाडली बहना योजना को जारी रखने का फैसला भी शामिल है। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन सीएम ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। सीएम ने साफ कर दिया है कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
सीएम मोहन यादव ने इस योजना को लेकर खुलकर बात की। मोहन यादव ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मध्य प्रदेश में किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। इसे अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। नदियों को जोड़ने का फैसला भी मोहन यादव की दूरगामी सोच को बताता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो समीपवर्ती राज्यों के साथ नदियां जोड़ने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कान्हा और गंभीर नदियों को जोड़ने का प्रारंभिक तौर पर प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश नदी जोड़ो अभियान में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एमपी और यूपी महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना पर काम कर रहे हैं। यह पूरी दुनिया में अपनी तरह की सबसे अलग परियोजना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी। कांग्रेस काल में जो बुंदेलखंड दशकों तक शुद्ध पेयजल की दस्तक का इंतजार करता रहा, लेकिन हिस्से में सूखे खेत और जलती धरा ही आए। आज उसी बुंदेलखंड की प्यासी धरती मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से तर होने जा रही है। विश्व का पहले नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से अब मध्य प्रदेश के नक्शे पर सूखा बुंदेलखंड नहीं बल्कि सुखी बुंदेलखंड नजर आएगा। केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर उसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बुंदेलखंड को केन बेतवा के जल से जीवन। परियोजना के लिए 12,000 करोड़ एवं 5,000 करोड़ के 2 टेंडर जारी किए जा चुके हैं। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा और लाखों लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल मिलेगा। डबल इंजन सरकार का मिशन, हर खेत पानी, हर घर पहुंचे जल। ये आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती, काली सिंध और चंबल ये पीकेसी लिंक परियोजना जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी। इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। खास करके हमारे जो जिले हैं इसमें जो पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी के किनारे के से लेकर के इसके अलावा भी दूर तक अंदर मालवा के उज्जैन, देवास, यहाँ तक कि इंदौर और गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, आगर, कुछ हद तक हमारा अपना मंदसौर नीमच का बेल्ट, शिवपुरी, ये पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और खास बात यह है कि अभी हम केवल नर्मदा नदी पे निर्भर थे और नर्मदा की वैली से पानी ले जाकर के देना, डिस्ट्रीब्यूशन कराना लंबे समय तक मेंटेन करना खर्चे में भी ज्यादा था और प्रैक्टिकली रूप से कई कठिनाइयां भी थी। और ये हमारे सूखे इलाके हैं जहाँ न केवल हमारी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि यहाँ से हमारी औद्योगिक सेक्टर भी बहुत अच्छे बनेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना सार्थक होती है तो आगे जाकर के इसमें टूरिज्म का और अन्य अन्य प्रकार की गतिविधि भी बहुत अच्छी से होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों की आय डबल करने का जो उनका आग्रह रहता है, तो एक तरह से पानी की उपलब्धता पे ही खेती की उपलब्धता होती है और खेती में आय तभी बनती जब किसान 2-3 फसल कर सके। तो इससे बिजली उत्पादन भी होगा, पानी के साथ उपलब्धता रहेगी तो वाटर लेवल भी जो नीचे बैठ रहा है, ये पूरा ड्राई एरिया हो रहा है, ये दोनों इसमें सुधरते जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि चंबल, कछार और खास करके इसमें जो बनने वाले हमारे योजनाओं के कुंभराज कॉम्प्लेक्स, CMRS कॉम्प्लेक्स, लखुंदर बैराज, रणजीत सागर परियोजना तथा ऊपरी चंबल कछार के 7 सिंचाई परियोजना अर्थात 7 डैम हमारे यहाँ बनने वाले रहेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के लोगों को लाभ मिलेगा। अनुमानतः परियोजना से इंदौर जिले को लगभग 12,000 हेक्टेयर, उज्जैन जिले के 65,000 हेक्टेयर, धार जिले को 1,000 हेक्टेयर, आगर मालवा में 4,000, शाजापुर में 46,000, चंबल के शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, राजगढ़ इत्यादि लगभग 2 लाख हेक्टेयर में ये इस बेल्ट में लाभ मिलेगा। इंदौर, उज्जैन, धार, आगर मालवा, शाजापुर जिलों में 150 मिलियन घन मीटर तथा चंबल क्षेत्र में शिवपुर, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना, राजगढ़ इत्यादि में 20 मिलियन घन मीटर जल पेयजल हेतु सुरक्षित है। अर्थात इससे पीने के पानी की भी हमारी जितनी भी घर घर नल जल योजना है उसके लिए भी संचालित किया जाएगा। इस प्रकार से 13 जिलों के लगभग 50 लाख किसान परिवारों को सिंचाई हेतु जल मिलेगा। इन जिलों की आबादी को पेयजल मिलेगा और मोटे तौर पर इसमें केंद्र पोषित ये योजना है। लगभग अब आज की स्थिति में 35,000 करोड़ के आधार पर हमको ये अपने स्टेट के लिए और 37,000 करोड़ के आसपास राजस्थान के लिए, और इसमें से केवल 10% हमको स्टेट से लगाना है, बाकी 90% केंद्र इसके लिए राशि देने वाला है। तो एक तरह से ये पूरी मालवा के लिए और चंबल के लिए वरदान साबित होगी। आज का दिन तो दिवाली की तरह मनना चाहिए, जो हमारे धार्मिक, पर्यटन और सभी प्रकार के क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। मोहन यादव सरकार ने सोयाबीन की खरीदी MSP पर किए जाने का फैसला लेकर किसानों को बड़ी राहत दी। प्रदेश में करीब 25 साल बाद सोयाबीन की फसल सरकार खरीदेगी, इस मुद्दे को लेकर किसानों को कांग्रेस भड़का रही थी और कांग्रेस के साथ मिलकर किसान आंदोलन की राह पर थे। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन की खरीदी MSP पर किए जाने का फैसला लेकर प्रस्ताव आनन फानन ने केंद्र सरकार को भेजा और उसे उसी दिन मंजूर भी करवा लिया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की। इसमें सोयाबीन की खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के किसानों को सहकारिता के जरिए दूध क्रांति से जोड़ने का बड़ा फैसला भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार प्रदेश में न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि की कोशिश की जा रही है, बल्कि पशुपालकों को दूध की उचित कीमत दिलाने की भी पहल की गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन का काम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने का फैसला लिया है। सीएम ने आशा जताई है कि इससे प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों, पशुपालकों की संपन्नता के साथ खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अनेक ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन पर आश्रित हैं। ऐसे में उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए व्यापक स्तर पर सहकारी समितियों के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं।
दुग्ध उत्पादकों को अधिक दुग्ध उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि देने की पहल भी की गई है। प्रदेश के 8,500 गांव में समितियां कार्य कर रही हैं। प्रदेश के सभी ग्रामों में दुग्ध उत्पादन समितियां प्रारंभ करने का प्रयास है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ अनुबंध कर इस दिशा में कार्य को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि दुग्ध उत्पादों का विकास कर प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। गौशालाओं में पशु आहार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि अब प्रति गौवंश प्रतिदिन 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में दूध खरीदी पर पशुपालकों को बोनस दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 25% हुई है। पशुपालन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नई योजना में 10 से ज्यादा गायों का पालन करने वाले पशुपालकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, बल्कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। प्रदेश में राजस्व सीमाओं को लेकर आए दिन होने वाले विवादों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीमाओं के पुनर्निर्धारण का बड़ा फैसला लिया। सीएम मोहन यादव के मुताबिक प्रदेश के सभी संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग बना दिया है। 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष एमपी के सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव होंगे। अन्य 2 सदस्य बाद में नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश में कई संभागों, जिलों की सीमाओं के आकार में खासा अंतर है। भौगोलिक दृष्टि से कई जिले बहुत छोटे हैं, जबकि इंदौर जैसे कुछ एक जिले आकार में बहुत बड़े हैं। राजनीतिक मांगों के बाद बनाए गए कुछ नए जिलों के कारण सीमाओं में कमी बेसी हो गई है। इससे न केवल प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं, बल्कि आमजन भी परेशान हो रही है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित सरकार बनेगा परिसीमन आयोग, विकास को लगेंगे पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश के समग्र विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भलाई और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उनकी सरकार ने नए परिसीमन आयोग का गठन किया है। इस आयोग के माध्यम से जिलों और संभागों का पुनः परीक्षण किया जाएगा, ताकि विकास की योजनाएं हर क्षेत्र तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए, ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों की सुविधाओं और विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथ ही प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से शासन को और अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनाया जाएगा। इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड, उनके पास जरूर पहुंचाएं और वो अपने जिलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो हो सकता है हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। मध्य प्रदेश की जनता के विकास और प्रगति के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह कदम राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कहते हैं देश का युवा जितना सशक्त होगा, देश उतना ही ज्यादा सुरक्षित और सशक्त होगा। और यही वजह है कि युवाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट का आयोजन लगातार किया जा रहा है और ये सब संभव हो पाया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बदौलत ही। पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा सीएम विदेश दौरे पर भी पहुंचे। संभावनाएं और उम्मीदें उससे यही की जा रही है कि मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसका फायदा देश के और प्रदेश के युवाओं को होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो उसे कम करने के लिए और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर हम बात करें कि क्या उम्मीदें आने वाले 4 सालों में हम
कर सकते हैं प्रदेश सरकार से, या यूं कहें प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की सरकार से। तो सोचना बहुत ज्यादा लाजमी है, और सोचने के साथ साथ एक बहुत बड़ी सूची, अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारे युवा एक बहुत बड़ी सूची इसको लेकर बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक साल में जितने भी कामकाज सरकार ने किए हैं उसको दुगनी गति से हम चाह रहे हैं। संभावनाएं प्रदेश में अपार हैं, और मोहन सरकार है तो सब कुछ संभव है। यही वजह है कि सभी ने कई सारी उम्मीदें यहाँ पर सरकार से की है। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री को लेकर भी मध्य प्रदेश में संभावना है, तो ये भी उम्मीदें की जा रही है कि मध्य प्रदेश में नई नई इंडस्ट्री यानी औद्योगिक विकास यहाँ पर हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोजगार को लेकर जिस तरीके से बात की जाती है, रोजगार के नए अवसर यहाँ पर मिले। किसानों की अगर हम बात कर ले तो देखिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होता है मौसम की मार से। किसान भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या कुछ नया हमारे झोली में आकर गिरे। महिलाओं की बात करें तो जिस प्रकार से लाडली बहना का आगाज मध्य प्रदेश में हुआ था, वो योजना निरंतर चल रही है, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये योजना लगातार आने वाले 4 साल तक चलती रहे। इसके प्रकार से हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हेल्थ सेक्टर और शिक्षा विभाग। इन दोनों को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें की जा रही है, क्योंकि कई सारी मांगे हमने देखा पिछले कुछ दिनों पहले जुड़ा कर रहे थे, जूनियर डॉक्टर्स की थी, उसको लेकर भी कई सारी उम्मीदें यहाँ पर की जा रही है। और कोशिश यही सरकार की भी है कि कोई भी एक वर्ग दुखी ना हो, कोई भी वर्ग खाली हाथ नहीं रहे। तो ये कई सारी संभावनाएं मध्य प्रदेश में की जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी मध्य प्रदेश हर एक तरीके से सक्षम है। उसको बस कोशिश है तराशने की, उस क्षेत्र में आगे जाने की जहां से कुछ नई संभावनाएं और नई चीजें सामने निकल के आए, जिसका फायदा हमारे प्रदेश की जनता को हो सके। मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सबसे ज्यादा फोकस है। जहां तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछड़े, वहीं से नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना काम शुरू किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एमपी में हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन हो रहे हैं। उज्जैन के क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। यह बहुत बड़ी सफलता थी। जबलपुर में 17,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए, इनमें से 5,000 करोड़ रुपए एमएसएमई से थे। इसी तरह ग्वालियर के सम्मेलन से 1.84 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। सागर से 23,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए, इनमें डेटा सेंटर और स्टील प्लांट शामिल थे। रीवा का सम्मेलन भी सफल रहा। अक्टूबर में वहां 31,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेशी निवेश लाने के लिए कई देश गए। हाल ही में यूके से उन्हें 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है मध्य प्रदेश सरकार। विजन और मिशन मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास का निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा देश का दिल एमपी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इंटरैक्टिव सेशन निरंतर जारी है। इसी क्रम में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी इंग्लैंड और जर्मनी का भी दौरा करने वाले हैं, ताकि वैश्विक निवेशकों से साझेदारी कर राज्य के विकास को नई दिशा दे सकें। जब हमारे इस भोपाल के अंदर वैश्विक स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली, तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने वैश्विक है तो विदेश से भी निमंत्रण देना पड़ेगा, उनको बुलाना भी पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए हम अभी जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद में बाकी और भी अन्य देशों में भी जाने की योजना बनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भारत का सबसे सशक्त राज्य बने, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार के आयोजन करने की जरूरत है और इस प्रकार से जाने की जरूरत है। अपना मध्य प्रदेश, निवेश का नया गंतव्य। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश निवेश और विकास की दिशा में नए आयाम छू रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 24 से 29 नवंबर 2024 की यूके और जर्मनी यात्रा ने भारत के हृदय प्रदेश को एक नया वैश्विक मुकाम दिलवाया है। सीएम डॉक्टर यादव के इस ऐतिहासिक दौरे में
आयोजित इंटरैक्टिव सेशंस में विदेशी निवेशकों ने मध्य प्रदेश को निवेश का आदर्श स्थल माना, जिसमें राज्य की समृद्ध निवेश संभावनाओं और विजन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। और मैं तो आज जिस ढंग से जर्मनी और यूके के दौरे के बाद कह सकता हूँ कि हमारे जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न युवा है, उनके लिए ये जो दौरा एक अलग प्रकार का अवसर लेकर आ रहा है, जब हम अपने सभी तकनीकी संस्थानों के अंदर यहाँ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ के इन्वेस्टरों को साथ खड़ा करके उनके लिए बहुत अच्छे अवसर की उपलब्धि देना चाहते हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण था मध्य प्रदेश के उद्योग, कृषि, आईटी, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए मिले बम्पर प्रस्ताव। निवेशकों ने राज्य की स्थिर नीति, व्यापारिक माहौल और शासन के संपूर्ण सहयोग की सराहना करते हुए उत्साह से निवेश करने को लेकर रुचि दिखाई। तो मध्य प्रदेश की प्रगति से अवगत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशासन से अवगत है, और यही कारण है कि वो अपने चांसलर को पिछली यात्रा से भी जोड़ के माननीय मोदी जी की मुलाकात से भी देखते हैं भविष्य में आगे बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में शामिल होकर वो अपनी भविष्य की व्यापारिक उड़ान लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये यात्रा न केवल मध्य प्रदेश और यूरोप के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का नया अध्याय साबित हुई, बल्कि इसने राज्य की वैश्विक पहचान को और भी मजबूती दी। यूके और जर्मनी में सफल इंटरैक्टिव सेशंस ने राज्य के विकास को और अधिक गति प्रदान कर तरक्की के नए द्वार खोले हैं। आ रहा है निवेश विकास के नए दौर में मध्य प्रदेश। यूके और जर्मनी से कुल रुपए 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश नित्य नए आयाम को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 24 से 29 नवंबर 2024 तक की यूके और जर्मनी यात्रा प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण रही। इस ऐतिहासिक दौरे में आयोजित इंटरैक्टिव सेशंस में विदेशी निवेशकों ने मध्य प्रदेश में सभी सेक्टर्स में निवेश करने के लिए रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश से लौटने के बाद भोपाल में निवास पर हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि यूके और जर्मनी की औद्योगिक निवेश संबंधी यात्रा आशा से कहीं अधिक सार्थक रही। उन्होंने कहा कि यूके और जर्मनी दौरे में लगभग 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें यूके से 60,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वहीं जर्मनी से 18,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। एक मॉड्यूलर हाउसिंग परियोजना जिसके माध्यम से 1,000 करोड़ के प्रस्ताव, जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी और विभिन्न प्रकार के कामों को लेकर के हम विकसित कर सकते हैं। बहु क्षेत्रीय निवेश के बहुत सारे अवसर खुले हैं। तो ये लगभग 60,000 करोड़ का तो यूके का है, 18,000 करोड़ के हमारे जर्मनी के प्रस्ताव। दोनों को अगर मिला लें तो ये लगभग हमारे 78,000 करोड़ के प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के उद्योग, कृषि, आईटी, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। निवेशकों ने राज्य की स्थिर नीति, व्यापारिक माहौल और शासन के संपूर्ण सहयोग की सराहना करते हुए उत्साह से निवेश करने को लेकर रुचि दिखाई। इससे ये साबित होता है कि यूके और जर्मनी दौरे ने मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश की नई राहें खोली हैं। यह मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं एमपी की मोहन सरकार ने गौपालकों को लेकर भी कई बड़े निर्णय लिए हैं। 10 से अधिक गाय पालने वाले पशुपालकों के लिए अनुदान और क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी है। इसी योजना के अंतर्गत गौवंश पालकों को गायों की देखभाल और चारे की व्यवस्था के लिए बिना किसी गारंटी के क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जो किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा समारोह के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन
में देश का अव्वल राज्य बनाने का लक्ष्य है। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साझेदारी की है। गुजरात के सहकारिता मॉडल पर काम करते हुए दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में 5 से 10 हजार गायों की क्षमता वाली गौशालाएं भी बनाई जाएंगी, ताकि बेसहारा गायों के लिए उचित देखभाल की जा सके। आदिवासी अंचल के अंदर गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह 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 गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है। गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गोपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। तो वहीं एमपी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व को मनाने के लिए कई समितियों का गठन किया गया है, जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लगातार जारी रहेंगी। इसके लिए गीता महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जो एमपी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के बारे में गिनाएंगे। अपराधियों के खिलाफ सख्त सरकार, क्राइम पर लगेगा फुल स्टॉप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को भोपाल में राज्य साइबर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साइबर क्राइम, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर विस्तृत जानकारी ली एवं साइबर पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित भी किया। साइबर अपराध को नियंत्रित करने, पुलिस को और अधिक हाईटेक बनाने, सभी जिलों में साइबर थाना तथा साइबर डेस्क की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार कार्यरत है। मुख्यमंत्री जी ने भविष्य में डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर नियंत्रण लगाया सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जाकर के पुलिस हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और खासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। जानिए डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसमें कैसे लोग शामिल रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का साइबर स्कैम है, जिसमें फोन करने वाले पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर आपको कनेक्ट करते हैं और पीड़ित को भावनात्मक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि उनके साथ या उनके परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है। सामने बैठा व्यक्ति पुलिस अधिकारी की वर्दी में होता है, लिहाजा ज्यादातर लोग डर जाते हैं और उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। इस तरह से डिजिटल अरेस्ट में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डरा धमकाकर उनसे बड़ी रकम वसूल ली जाती है। आप भी सावधान रहें, सजग रहें, डिजिटल अरेस्ट से बचें।
13 दिसंबर 2023 ये वो दिन था जिस दिन मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया बने डॉक्टर मोहन यादव और उसके पश्चात उनकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि क्या डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से तुलना कर पाएंगे, क्या वो मध्य प्रदेश की कमान जो भली भांति संभाल पाएंगे। और अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार के गठन हुए 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई ऐसे निर्णय लिए, पिछले 1 वर्ष में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो निर्णय डॉक्टर मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान से एक कदम आगे लाके खड़ा कर देते हैं। हम बात करें जो है इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे बड़ा जो फोकस किया वो है शहरी उद्योग और राजस्व विकास की, और इसी को देखते हुए कई शहरों में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए गए। हम बात करें उज्जैन की, उज्जैन के पश्चात उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा, इन शहरों में जो है इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए गए, इन्वेस्टर समिट की गई, जिसके पश्चात जो निर्णय निकल के आया उसमें ये निर्णय निकल के आया है कि कई लाख करोड़ के निवेश जो है इन जिलों को निवेश प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उज्जैन की हम बात करें तो 1 लाख करोड़, उज्जैन के पश्चात जबलपुर में 17,000 करोड़, ग्वालियर में 1,84,000 करोड़, सागर की हम बात करें तो 23,000 करोड़। इसके पश्चात बात आती है रीवा की, तो वहां पर 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पारित हुए। और 7 दिसंबर यानी शनिवार को 7 दिसंबर 2024 को नर्मदापुरम में जो है इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि नर्मदापुरम में पैसों की बरसात होने जा रही है। और इसी से ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पिछले 1 वर्ष की हम बात करें तो यही जो है सबसे बड़ी उपलब्धि गिनी जा सकती है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई काम ऐसे किए हैं जो उन्हें शिवराज सिंह चौहान से आगे लाकर खड़ा करते हैं। मसलन छिंदवाड़ा की सीट, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन उनके कार्यकाल में जीत नहीं पाए। वहीं जब कमान सीएम यादव के हाथ में आई तो उन्होंने 26 साल बाद कमलनाथ की अभेद्य किले को ढहा दिया। लगता है कि उन्होंने सरकार चलाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। वो कहते भी हैं ना कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, और इसलिए मोहन सरकार निकल चली है इस धूप में अपना परचम वैश्विक पटल पर लहराने और दुनिया को दिखाने के डबल इंजन की सरकार से सब कुछ संभव है एमपी में, और मोहन है तो मुमकिन है। साधना न्यूज प्रमुख संपादक सुरेश पटेल की रिपोर्ट। Mm-hmm.